Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Good evening, Lekpal, Varsha, Narendra, Rahul, Neetu, Nishu, Sonu Kumar, Arvind, Babban, Rahul, Hitesh, Rajpal, Nargesh, Ramesh, अतुल, मोहम्मद, नेहा। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमने रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज शुरू करी है। और ये जो रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट करी है, ये कल से ही शुरू हुई है। कल हमने पहला प्रैक्टिस सेट कराया था। आप लोगों के कमेंट्स देखे हमने, अच्छा लगा, इतना प्यार आप लोगों ने दिया। और आज हम दूसरा मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है, ये 30-30 क्वेश्चंस का कंबाइंड सेट हो रहा है। और ये जो 30-30 क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, ये इस तरीके से ले जा रहे हैं आपका पूरी रीजनिंग का रिवीजन हो जाए। और रेलवे के हर एग्जाम को हम टारगेट करेंगे, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, है ना, जेई का पेपर हो, टेक्नीशियन का पेपर हो, और आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ आपका सब इंस्पेक्टर हो। सारे एग्जाम्स हम कंसीडर करने वाले हैं उसमें, है ना। जी हाँ। मंगल ग्रह से आपको प्रणाम सर। मंगल ग्रह से, सीधा मंगल ग्रह से हमें प्रणाम कर रहे हैं। वाह, एलन मस्क ने आपको सीधा आपको मंगल ग्रह पे भेज दिया। और वहां पर हमारी क्लास भी चल रही है लाइव। बढ़िया है यार, ये तो बहुत तरक्की कर गए हम तो। हाँ। चलिए, तो भैया आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। और जेई का क्वेश्चन ये जो पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि सर इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? सर एक कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया होगा। यहाँ पर 3 पर्टिकुलर वर्ड है, यहाँ पर भी 3 वर्ड है ना। तो हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कोड करेंगे। और यहाँ पे 3 सेंटेंस है। तो टोमेटो इज टेस्टी की कोडिंग हमें बतानी है। टोमेटो इज टेस्टी। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन क्या है? फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन क्या है ना। ग्रीन एंड टेस्टी, टोमेटो इज ग्रीन। सर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में ना ग्रीन कॉमन है, ग्रीन। अगर राइट हैंड साइड पर ग्रीन कॉमन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा, BIRLENAC, PICNACHOR। तो बेटा NAC यहाँ भी है, NAC यहाँ भी है। इसका मतलब हमें ग्रीन का कोड पता चल गया। बहुत बढ़िया, ग्रीन का कोड। अब बेटा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। फूड इज टेस्टी, ग्रीन एंड टेस्टी। तो टेस्टी की कोडिंग भी हमें पता चल जाएगी, टेस्टी टेस्टी। तो राइट हैंड साइड पे वर्ड क्या कॉमन है? कोक, बिर, होर। यहाँ BIR और BIR। तो टेस्टी का कोड हो गया BIR। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। टोमेटो इज, फूड इज। तो इज कॉमन है, है ना। इज यहाँ भी कॉमन है, इज यहाँ भी कॉमन है। और इनके जो कोडेड वर्ड हैं उसमें क्या क्या कॉमन है? PICHOR। HOR यहाँ भी है, HOR यहाँ भी है। तो बस इतने ही कोड हमें पता चलेंगे, इसके अलावा कोड हमें नहीं पता चलेंगे। टोमेटो की कोडिंग क्या है बेटा? टोमेटो किसके लिए बचा? NAC की कोडिंग हो गई ग्रीन से, HOR की कोडिंग हो गई इससे। तो जो टोमेटो वर्ड बचा बेटा, वो किसके लिए बचा? टोमेटो वर्ड बचा PIC के लिए। टोमेटो वर्ड बचा PIC के लिए। अच्छा। टोमेटो इज टेस्टी, इसकी कोडिंग क्या है? सर इसकी कोडिंग हो रही है HOR से, इसकी कोडिंग हो रही है HOR से। टेस्टी का कोड किससे हो रहा है? सर टेस्टी की जो कोडिंग हो रही है वो हो रही है BIR से। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन ना कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में PICHOR, PICHOR और BIR ये तीनों हो। PICHOR और BIR, PICHOR BIR, ये तीनों के तीनों वर्ड होने चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहले PIC आना चाहिए या बाद में आना चाहिए। ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न नहीं है, ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। तो कॉमन कोडिंग के हिसाब से एग्जाम में इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड, फिर सेकंड और थर्ड। तो हमें सारे के सारे जो कोडेड वर्ड है वो हमें पता चल जाएंगे, है ना। हाँ जी, रेलवे की बेटा प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, चिंता मत करो। रेलवे की प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है। और आप लोगों के लिए जो 100 टेस्ट है ना, है ना, करियर विल एप्लीकेशन पर 100 टेस्ट आप लोगों के लिए लाए गए हैं मात्र 99 रुपीज़ में। तो भैया ये जो 100 टेस्ट है ना, आप इन 100 टेस्ट को ज़रूर दें, ज़रूर दें, है ना। ये करियर विल एप्लीकेशन पर है। और आप इन टेस्ट को बेटा करियर विल ऐप के साथ साथ
इन टेस्ट को करियर विल ऐप के साथ साथ अपने कंप्यूटर पे भी ये टेस्ट दे सकते हो। अपने कंप्यूटर पे भी ये टेस्ट दे सकते हो। 100 टेस्ट मात्र 99 रुपये में, है ना। परचेस आप करियर विल एप्लीकेशन से ही कर सकते हैं। चलिए साहब, आर्गुमेंट क्या है? वर्क अंटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। भैया आर्गुमेंट है जब तक काम करो जब तक तुम्हारे इंट्रोडक्शन की तुम्हें जरूरत ना पड़े, है ना। वर्क अंटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना। काम उतना करो, है ना, काम तब तक करो, काम तब तक करो, काम तब तक करो जब तक आपको आपके इंट्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े। जैसे हम पटना सेमिनार में गए तो क्या हमारे इंट्रोडक्शन की आवश्यकता थी? बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही हम सेमिनार में और एंटर हुए, जैसे ही हम सेमिनार हॉल में एंटर हुए, बच्चों ने एक अलग तबाही मचा दी, एक अलग आतंक बच्चों ने मचा दिया, एक अलग जोश था बच्चों के अंदर। तो है ना, तो उस तरीके से काम करना चाहिए कि आपके इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ही ना हो कि यार समझाना पड़े कि ये भाई ये फलाना दिखना वहां पे काम कर रहे हैं, है ना। तो पहला आर्गुमेंट है, ये क्या है? क्वेश्चन कहाँ है भैया? क्वेश्चन कहाँ है? आर्गुमेंट आर्गुमेंट दे रखे हैं इसके, क्वेश्चन कहाँ गायब कर दिया? क्वेश्चन ही गायब कर दिया मेरे भाई। कथन कहाँ है? ओहो, इस क्वेश्चन में से तो कथन ही गायब कर दिया। कथन कहाँ है? कथन, कथन क्या होगा? कथन क्या होगा? बिना कथन के, है ना, बिना कथन के तुम लोग आंसर कैसे दे रहे हो भैया? कथन क्या है? कथन ये है, शुड यू वर्क हार्ड टिल शुड यू वर्क हार्ड टिल यू मेक योर सिग्नेचर इनटू ऑटोग्राफ, है ना। आपको अपने सिग्नेचर को किस में टर्न करना है? सिग्नेचर को आपको टर्न करना है ऑटोग्राफ में। आपको तब तक काम करना है, आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आपका जो सिग्नेचर है ना, कथन ये है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आपका सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में कंप्लीट हो जाए, आपका सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए। कथन ये है ना। आपका जो सिग्नेचर है वो आपके ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम फेमस होते हैं, जब हम फेमस पर्सनैलिटी होते हैं। ऐसा तब होता है जब आपका साइन, है ना, आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो वर्क अंटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस सेल्फ, ऑब्वियस सी बात है, आपका साइन आपके ऑटोग्राफ में तभी तब्दील होगा, है ना, तभी तब्दील होगा जब तक तुम्हें अपना परिचय देने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दुनिया आपको जान रही है, तो डेफिनेटली लोग आपके ऑटोग्राफ भी लेंगे, तो आपका साइन डेफिनेटली ऑटोग्राफ में कन्वर्ट होगा। दूसरा तर्क है, आर्थिक रूप से सुरक्षित होने तक परिश्रम करो। ये कह रहे हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ तो बाय डिफॉल्ट आपका साइन ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बताओ दुनिया में कितने लोग पैसे वाले हैं? आपको तो नाम ही नहीं पता होगा, समझ रहे हो। सिर्फ पैसे से ऑटोग्राफ, है ना, साइन ऑटोग्राफ में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ पैसे से नहीं होता। इसीलिए दूसरा जो तर्क है ना, वो पैसे से रिलेटेड है, वो बिल्कुल गलत है। तो साइन को ऑटोग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए तब तक आपको काम करना पड़ेगा जब तक आपको आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद ना देना पड़े, मतलब लोग आपको देखते ही पहचान ले, अच्छा ये है। हाँ जी, कुछ वकील महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं माँ हैं। कुछ वकील महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं माँ है, कुछ माँ महिला है। अगर माँ और महिला के बीच में रिजल्ट बनाना है तो दूसरे कथन को उल्टा पढ़ लो। सर कुछ माँ महिलाएं हैं, बिल्कुल सही जवाब। कि कुछ माताएं महिला हैं, बहुत बढ़िया। कुछ वकील माँ है। अगर मैं वकील और माँ के बीच में रिलेशन बनाना चाहता हूँ, अगर मैं वकील और माँ के बीच में, है ना, तो देखो महिलाओं और महिलाओं को हम जोड़ सकते हैं? सर महिलाओं महिलाओं को हम कभी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों महिलाओं की वैल्यू 50 है, किसी भी महिला की वैल्यू 100 नहीं है। अगर दोनों में से किसी एक की 100 होती तो ये दोनों जुड़ जाते। इसका मतलब वकील और माँ के बीच में, है ना, कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। अच्छा, एग्जाम में एक और चीज याद रखना कि हमारा पहला कंक्लूजन सही है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन ए को चूज कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए का मतलब होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। तो एग्जाम में थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ओनली फर्स्ट फॉलो ऑप्शन ए ही हो, वो ऑप्शन ए के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन पे भी ओनली फर्स्ट फॉलो रख सकता है। तो एग्जाम में थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान देना, क्योंकि कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में ये गलती कर बैठते हैं, ये जल्दबाजी में ये गलती कर बैठते हैं।
ये बताओ, ये जो प्रॉब्लम फिगर है ये किसके अंदर अंतर्निहित है? ये आकृति आपको कहाँ, अच्छा यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं होती, एक चीज याद रखना, यहाँ पे रोटेशन अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, रोटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं है। बताओ, ये यहाँ पे रोटेशन अलाउ है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि रोटेशन अलाउ है कि नहीं है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे रोटेशन अलाउ हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है रोटेशन से रिलेटेड, और ये एएलपी में आया हुआ प्रश्न है। ये कहाँ पूछा गया प्रश्न है? ये एएलपी में आया हुआ प्रश्न है। हम्म। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन में रोटेशन अलाउ नहीं होती है, लेकिन क्योंकि बिना रोटेशन के ये फिगर ना तो ऑप्शन ए से निकाली जा सकती, ना बी से, ना सी से, ना डी से। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रोटेशन अलाउ नहीं होती है, और रोटेशन अलाउ नहीं होती है तो ये फिगर किसी भी ऑप्शन से नहीं निकाल सकते। तो अब हमारी मजबूरी होगी कि हमें फिगर को घुमाना ही पड़ेगा। हमारी मजबूरी होगी, तो बेटा फिगर को घुमा कर देखो, इसको अब मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ? सर फिगर को मैं घुमा के देख रहा हूँ, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ ऑप्शन बी से। अगर मैं फिगर को घुमा के देख रहा हूँ तो इसको मैं ऑप्शन बी, इसका मतलब ऑप्शन ए, इसका मतलब ऑप्शन ए बी, यहाँ भी परफेक्ट ऑप्शन चूज करना आना चाहिए, यहाँ भी परफेक्ट ऑप्शन चूज करना आना चाहिए। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में सीट से एक्स का स्थान क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द टॉप? एक्स का स्थान क्या होगा बेटा? ऊपर से। वाइज रैंक इज 4 रैंक बिलो डेट ऑफ एक्स एंड 30th फ्रॉम द बॉटम। देखो, जो वाई की रैंक है वो नीचे से, वाई की रैंक नीचे से 30 है, वाई की रैंक नीचे से 30 है, और जो y का स्थान है वो x से 4 स्थान नीचे है। y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है, इसका मतलब x का जो स्थान हो गया, इसका मतलब x का जो स्थान हो गया ये x से भी 4 स्थान नीचे। अरे अरे, क्या हो गया भाई? मम्मी नहीं कर रहा। y का स्थान नीचे से 30 है, और x बेटा नीचे से क्या होगा? x नीचे से होगा 34, क्योंकि x के 4 स्थान बाद आता है y, तो x नीचे से हो जाएगा 34, y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है। जो व्यक्ति जितना नीचे चलता चला जाएगा उसका स्थान नीचे से उतना ही कम होता चला जाएगा। तो बेटा पहले कथन से हमें पता चल गया x का नीचे से क्या स्थान है या ऊपर से क्या स्थान है, क्योंकि अगर नीचे से स्थान पता है तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं। टोटल विद्यार्थी तो हमें पता है ना। z z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है और नीचे से 32वां है। बेटा z जो है नीचे से 32वां है, और ये किससे 2 स्थान ऊपर है? ये x से 2 स्थान ऊपर है। तो इसका मतलब x का स्थान नीचे से पता है तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है ईदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हम पहले कथन से भी हम पहले कथन से भी आंसर दे सकते हैं कि भैया x का स्थान क्या है, या फिर हम दूसरे कथन से भी बता सकते हैं कि x का स्थान क्या है ऊपर से, क्योंकि दोनों सिचुएशन में हमें x का नीचे से स्थान पता चल गया। अगर आपको x का नीचे से स्थान पता चल गया है ना, अगर आपको दोनों का स्थान z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है, x से 2 स्थान ऊपर है, समझ रहे हो? हाँ, तो दोनों ही सिचुएशन में हम x का स्थान निकाल सकते हैं। स्थान क्या निकलेगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बेटा ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करते, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सफिशिएंट, ये वाला ऑप्शन तब चूज करते हैं जब दोनों को मिलाकर आंसर देना हो। लेकिन अलग अलग दोनों से आंसर आ रहा है तो ईदर और का यूज होगा, ईदर और का यूज होगा। सर ऑप्शन डी भी तो ढक लो, सर ऑप्शन डी भी तो ढक लो, सर ऑप्शन डी भी तो ढक लो, सर ये क्या कहना चाह रहे हो? हैं? 3 दिन से हेल्पलाइन पे कॉल कर रहा हूँ, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें 3 दिन से, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी ये बताओ। जब वे कंपटीशन की दहलीज पर, अरे क्या 3 दिन से परेशानी आ रही है तुम्हें? और ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन डी ढक लें? क्या कहना चाह रहे थे तुम? पता नहीं क्या ढकवाना चाह रहे हो। हाँ जी, ये क्लास रोज होती है शाम को 4 बजे, कल से ही इस बैच की शुरुआत हुई है।
बुक ऑफर दे दो, बुक ऑफर दे देंगे। चलो तुम्हारी बात सुन ली, बुक ऑफर वाली कल भी तो मैंने बता दी थी। टेस्ट बेटा करियर एप्लीकेशन पर दे सकते हो और अपने कंप्यूटर पे भी दे सकते हो। परचेस करियर एप्लीकेशन से होगा 99 में, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें बाईं ओर से एक्स 17वें स्थान पर है ना। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो, स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो इन विच द पोजीशन ऑफ एक्स इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना, एंड दैट ऑफ वाई इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड। पोजीशन ऑफ एक्स इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक्स का स्थान बाईं ओर से 17वां है ना। और y दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, और जो y है वो दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। लेकिन बेटा यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, x बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, और जो y है वो x के लेफ्ट हैंड साइड पर भी हो सकता है, और y दाईं ओर से 14वें, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। यदि वे स्थान आपस में बदल ले तो x का बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं पोजीशन इंटरचेंज कर दूं, x की जगह बैठा दूं, x की जगह बैठा दूं y को, और y की जगह बैठा दूं x को, अगर इसका स्थान आपस में बदल लेते हैं, यदि वे अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं, तब x बाईं ओर से 7वें स्थान पर आता है। ये जो x है, क्या ये बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता जिंदगी में, क्योंकि पहले ही x बाईं ओर से 17 था। इस सिचुएशन में जो x है वो 17 से बढ़ जाएगा तो यानी कि ये वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर x यहाँ आ गया और y यहाँ चला गया। अब बेटा x यहाँ पहुंच गया, पहले x बाईं ओर से 17 था, अब ये 17 से घटकर 7 पर आ गया, तो ये वाला केस कंसीडर होगा। ये 17 से घटकर 7 पे आ गया, तो ये वाला केस कंसीडर होगा, ये वाला केस कंसीडर होगा। ये वाला केस कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद अगर पोजीशन बढ़ रही है तो इस वाले केस को कंसीडर करो। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन घट रही है तो इस वाले केस को कंसीडर करो। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं बेटा? टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई? 14 और 7 21, 21 की दूरी बन गई। टोटल दूरी हमारी 21 की बन गई, और 21 की दूरी में छात्र कितने होंगे? 21 की दूरी में छात्र कितने होंगे? 20। बहुत बढ़िया, ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, कि पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये क्रॉस पैटर्न मतलब क्रॉस कर रहे थे इसमें, ये वाली सिचुएशन कंसीडर नहीं हो सकती थी। जितनी डिस्टेंस होती है पर्सन की वैल्यू उससे कम होती है, जितनी डिस्टेंस होती है पर्सन की वैल्यू उससे एक कम होती है, पर्सन की वैल्यू उससे कम होती है, जितनी डिस्टेंस होती है पर्सन की वैल्यू उससे कम होती है। देखो यहाँ पे बाहर वाले और अंदर वाले बिल्कुल अलग अलग हैं, बाहर वाले अंदर वाले बिल्कुल अलग हैं, बाहर वाले अंदर वाले बिल्कुल अलग हैं। जबकि यहाँ पे एक साथ लाइन कर दी, यहाँ पे भी एक साथ लाइन कर दी, और यहाँ पे भी एक साथ लाइन कर दी, तो ये वाला फिगर हमारा सही होगा। और ये वाला फिगर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, इन वर्ड्स को ना, है ना, उचित क्रम में व्यवस्थित करना है ना, उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। अच्छा, उचित क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? म्यूटेशन, है ना, इन सारे के सारे शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित करो। हाँ जी, जल्दी से आंसर दो बेटा, बेटा इस क्वेश्चन का फटाफट से, इन सारे के सारे वर्ड्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। भैया करियर एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट बेटा 99 रुपये में, जल्दी से जल्दी कर लो। बहुत सारे बच्चों की भीड़ लगी हुई है मॉक टेस्ट को परचेस करने में, सिर्फ 99 रुपये में 100 टेस्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में 100 टेस्ट। समझ रहे हो? हाँ जी। तो भैया सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा म्यूटेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बता रहे हो तुम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट बता रहे हो? बी फॉर बिहार, बी फॉर बिहार, बी फॉर बिहार वाले बच्चे ज्यादा चिल्ला रहे हैं, बी फॉर बिहार वाले बच्चे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। जन्मात प्राकृतिक चयन, क्रमिक विकास है, इवोल्यूशन, म्यूटेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन। पहले तो तुम ये बताओ ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है? युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान,
अरे भैया युद्ध जीत लिए तुमने, युद्ध से आगे बढ़ो। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भैया मुझे रीजनिंग का तो इसका इसका रीजनिंग से तो दूर दूर तक कोई लेना लेना लग नहीं रहा है। क्रमिक विकास, प्राकृतिक विकास, जन्मात्मक विलगन, उत्पर, ये हिंदी का क्वेश्चन तो नहीं है कहीं? है क्यों भाई? ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है सीरियसली? देखो, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये गलती से हमारे मॉक टेस्ट में आ गया। ठीक है। हाँ, मैं सीरियसली इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इन शब्दों के, है ना, हाँ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये बायोलॉजी का सीक्वेंस है। तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ बेटा इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए। हाँ, चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित मदों के सेट के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ आइटम्स। बताओ, इन सेट ऑफ आइटम्स के लिए पुस्तकें हैं, बैठक है, विवाह है। बेटा विवाह में तो तुम्हें ट्रॉफी नहीं मिलती है ना? तो ये क्या है? सेलिब्रेशन। दीज ऑल आर सेलिब्रेशन। ये सब क्या है? ये सब उस सब का पार्ट है। किसका पार्ट है? उस सब का पार्ट है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि को दर्शाता है। दर्पण छवि, दर्पण छवि बेटा, दर्पण छवि, दर्पण छवि को दर्शाता है। अच्छा, ये जो दर्पण है, अब इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन सी इमेज है, हमें मिरर इमेज बनानी है या हमें वाटर इमेज बनानी है। हालांकि जब दर्पण छवि की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम मिरर इमेज की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट। तो बेटा पास वाली पिक्चर पास बनेगी, दूर वाली पिक्चर दूर, तो हमारा ऑप्शन वाई से शुरू होगा। तो y के बाद h आएगा, h के बाद t आएगा, तो वाई एच टी, वाई एच टी, वाई एच टी। और जो l है उसकी इमेज l की l नहीं रहेगी, l की l नहीं रहेगी, है ना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम मिरर इमेज की बात करते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता कि दर्पण हमें यहाँ लगाना है? आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता कि दर्पण यहाँ लगाना है? मेरे भाई, तुम दर्पण यहाँ लगाओगे तो तुम्हारा जो आंसर निकलेगा वही आंसर दर्पण तुम यहाँ लगाओगे ना तो भी निकलेगा। कहने का मतलब है ये दोनों आंसर सेम होंगे। दर्पण तुम बेटा कहीं भी लगाओ, तुम लेफ्ट में लगाओ या राइट में लगाओ, हमेशा आंसर सेम होता है। अरे एक बार बताओ, तुम एक एंगल से मिरर में दिख रहे हो, हैं जॉनी लीवर, तो दूसरे एंगल से शाहरुख खान थोड़ी दिखोगे। जॉनी लीवर के जॉनी लीवर ही दिखोगे ना, चाहे तुम लेफ्ट में लगा लो दर्पण चाहे राइट में लगा लो। हैं? क्यों भाई? क्या तुम शाहरुख खान में तब्दील हो जाओगे? नहीं हो पाओगे ना शाहरुख खान में। भाई कादर खान दिख रहे हो तो कादर खान ही दिखोगे। सलमान खान कैसे बन जाओगे तुम? कैसे बन जाओगे सलमान खान? चाहे तुम दर्पण को लेफ्ट लगाओ, राइट लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ। तो बेटा कादर खान के कादर खान ही रहोगे, सलमान खान नहीं बन सकते हो। तो लेफ्ट लगाओ या राइट लगाओ, दर्पण कहीं भी लगाओ, हमारी आकृति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी आकृति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। पास वाली फिगर पास रहती है, दूर वाली फिगर दूर रहती है। ठीक है, चलिए साहब, तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी से संबंधित है। जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। बेटा ये कहाँ पहनी जाती है? ये कहाँ पहनी जाती है? हैं सर, फिंगर्स में पहनते हैं। ये कहाँ पहनते हैं हम? ताज कहाँ पहनते हैं? पैरों में? हैं गर्दन में, हाथों में? कहाँ पहनते हैं भैया? पहना दो राजकुमारी जी को चेहरे। हैं फार्मासिस्ट, प्रोफेशनल, आर्किटेक्ट, कारपेंटर्स। हाँ जी, इनके बीच में संबंध क्या है? जल्दी से बताओ बेटा। फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट, बढ़ई। देखो जनरली ना, जनरली वेन डायग्राम में 3 ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वेन डायग्राम में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 4। यहाँ पर वेन डायग्राम में 4 ऑब्जेक्ट हैं। तो इन चारों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे? देखो आर्किटेक्ट और बढ़ई, बढ़ई और आर्किटेक्ट दोनों अलग अलग हैं, इनको एक मत समझना। तुम सोचो जो बढ़ई का देसी भाषा में बढ़ई कह दो, टेक्निकल भाषा में आर्किटेक्ट कह दो। सर आर्किटेक्ट कौन है? आर्किटेक्ट बढ़ई तो ये बस वो प्रोफेशनल कोर्स करके आ चुका है तो हमने उसको आर्किटेक्ट बोल दिया, और बेचारे ने काम नहीं किया, देसी 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 मतलब लोकल जगह काम कर रहा है तो उसको हम बड़े ही कह रहे हैं। तो आर्किटेक्ट बेसिकली अलग है, बड़े ही अलग है। तो तीनों में सब में ऑल का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ जी। फार्मासिस्ट भी अलग है और आर्किटेक्ट भी अलग है, और फार्मासिस्ट भी अलग है और बड़े भी अलग है। और ये सब किस, ये सारे अलग अलग हैं। फार्मासिस्ट अलग है, आर्किटेक्ट अलग है, बड़े ही अलग है। और ये, है ना? हाँ जी।
और ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी ये एक बच्चा नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछ पूछ के बड़ा परेशान हो गया, इसका तुम आंसर क्यों नहीं देते थे बच्चे का, नंबर सीरीज वाले बच्चे का आंसर क्यों नहीं दे देते। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी प्रोफेशनल्स बेटा, उनके अंदर सारी चीजें अलग अलग हैं, है ना, उनके अंदर सब अलग अलग हैं। फार्मासिस्ट अलग है, बढ़ई अलग है, कारपेंटर अलग है, मतलब फार्मासिस्ट अलग, आर्किटेक्ट अलग, कारपेंटर अलग, ये सब प्रोफेशनल्स के अंदर आ गए। चलिए साहब, 4 7 12 क्वेश्चन मार्क 28, नंबर्स के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, तो हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई प्लस 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 12 और 7, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम था। परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, भैया दुनिया जानती है परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो परीक्षा पास कैसे करोगे, हैं, परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, परीक्षा केवल और केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, ये गलत बात है। एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू ओनली हार्ड वर्क। अगर केवल हार्ड वर्क से सिलेक्शन होता तो गधे की तरह लग जाओ तुम, दिन में 24 घंटे पढ़ने, तुम्हें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तुम्हें स्मार्ट अप्रोच ही नहीं है तुम्हारे पास स्मार्ट अप्रोचेज ही नहीं है, तुम्हारे पास ट्रिक्स ही नहीं है, तो गधे की तरह काम करने से थोड़ी होगा। हाँ, वो बात अलग है कि हार्ड वर्क की जरूरत है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ, परफेक्ट गाइडेंस के साथ। दिस इज एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू ओनली हार्ड वर्क, ये गलत है। ऑल दोज हु डोंट वर्क हार्ड, वे सभी जो कड़ी मेहनत नहीं करते पास होते हैं। बेटा कड़ी मेहनत किए बिना कैसे पास हो जाओगे, कड़ी मेहनत किए बिना, लिखा है ना पास होने के लिए बेटा कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन किसके साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, स्मार्ट अप्रोच के साथ। विदाउट हार्ड वर्क वन डजंट पास, ये बिल्कुल सही बात है, बिना हार्ड वर्क के पास होना मुमकिन नहीं है। अ हार्ड वर्किंग पर्सन इज ए सेटिस्फाइड पर्सन, ये गलत बात है। ये किसने कह दिया कि जो हार्ड वर्किंग पर्सन है वो सेटिस्फाइड पर्सन है, सिलेक्शन हो नहीं रहा, बेचारा गधे की तरह लगा पड़ा, ये किसने कह दिया कि हार्ड वर्किंग पर्सन, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ओनली कंक्लूजन ऑप्शन ए विदाउट हार्ड वर्क वन डजंट पास, कड़ी मेहनत के बिना कोई पास नहीं होता है। बिना कड़ी मेहनत के कौन पास होगा बताओ। यदि संतरे को मक्खन कहा जाता है ना, तो भैया निम्नलिखित में से कौन सा कपड़े धोने के लिए प्रयोग होता है, कपड़े धोने के लिए साबुन प्रयोग होता है। अच्छा, साबुन के बाद जो भी चीज है वही हमारा आंसर है। कपड़े धोने के लिए साबुन यूज होता है, साबुन के बाद जो भी है वही हमारा आंसर है। साबुन के बाद क्या है, स्याही, साबुन के बाद स्याही है, तो स्याही हमारा आंसर है भैया। कपड़े धोने के लिए किसका यूज करते हैं, स्याही का यूज करते हैं। तो आज के बाद अगर आपको कपड़े धोने हैं तो किसका इस्तेमाल करोगे, स्याही का इस्तेमाल करोगे, और मम्मी से खाओगे जूते। लेकिन रीजनिंग में कुछ भी संभव है, रीजनिंग में कपड़े स्याही से भी धुल सकते हैं, रीजनिंग में गधे को घोड़ा भी बना सकते हैं, रीजनिंग में आदमी को बंदर भी बना सकते हैं रीजनिंग में तो कुछ भी संभव है। यहाँ तो लड़कों को गधा भी बना सकते हैं, लड़कियों को बिल्ली भी बना सकते हैं। रीजनिंग के अंदर जादू है, जादू, ठीक है, रीजनिंग एक अलग जादुई दुनिया है अपने आप में। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम छांटिए, विषम बताओ, इनमें से सबसे डिफरेंट लेटर कौन सा है, कौन सा लेटर है जो सबसे अपने आप में सबसे अलग है। देखो जनरली ये जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन होते हैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से, 10 6 4 5। सर कोई परफेक्शन तो दिख नहीं रहा, हमें एक चीज दिख रही है, सभी इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, बट यहाँ पे प्राइम नंबर का कंसेप्ट कुछ नहीं है। प्राइम नंबर है, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है ना। देखो अगर मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से देखूंगा तो ये 5 अलग है, अगर मैं प्राइम नंबर के हिसाब से देखूंगा तो भी 5 अलग है, अगर मैं कॉन्सोनेंट वोवेल के हिसाब से देखूंगा तो भी ई अलग है ना। नंबर ऑफ लाइंस का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, तो हर तरीके से ऑप्शन ई सबसे अलग है, हर तरीके से, है ना, हर तरीके से। सर AZ इवनिंग इंडियन रेलवे, और ये गलत है, ये मैन आना चाहिए, जंगल क्वीन, ठीक है, AZ इवनिंग इंडियन रेलवे जंगल क्वीन, लेकिन ये नो नहीं आना चाहिए, मैन आना चाहिए, मैन, है ना, अपोजिट अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं ना हम। अमित के बेटे का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था, वह सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ। भैया 10 जनवरी 2012, टोटल ऑड डेज कैसे काउंट करोगे, पहले महीनों के दिन लिखोगे। तो अच्छी खबर यह है कि जनवरी से ही शुरुआत हो गई, और जनवरी में दी हुई तारीख कितनी है, 10 लिख लो।
बाकी तो देखो महीने यूज ही नहीं हो रहे। अच्छा कितने वर्ष पूरे हुए हैं कल मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे 2012 वर्ष पूरे हो गए या 2011? सर 2011 वर्ष पूरे हुए हैं, 2011, 12 नहीं हुए, 2011 वर्ष पूरे हुए हैं, 11, क्योंकि 12वीं वर्ष तो शुरू हुई थी जिसके सिर्फ 10 दिन बीते। और बेटा इन 11 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं बस वो जोड़ दो, बस यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है बेटा। 10 को छोटा करो, 7 एकम 7, कितना बचा 3। अच्छा 400 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। 2400 का मल्टीपल है, कितने ऑड डेज होंगे? 0। अच्छा 11 में कितने लीप ईयर होंगे? 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बार, 11 और 2 13। और अगर मैं 13 को छोटा करूंगा तो 7 एकम 7, कितना बचेगा? 7 एकम 7, कितना बचेगा? 6 बचेगा। भैया 6 और 3 हो गया 9। बेटा फिर से छोटा करो, 7 एकम 7, कितना बचा? 2 बचा। और कैलेंडर का दूसरा दिन बोले तो कैलेंडर का पहला दिन मंडे था, मंडे से ही हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई है, मंडे वॉज द फर्स्ट डे। दूसरा दिन क्या था? अगर मंडे पहला दिन था तो कैलेंडर का दूसरा दिन क्या था? दूसरा दिन ट्यूसडे था। दूसरा दिन क्या था? वेंसडे नहीं था बाबू, समझो ये सारे। हाँ जी, यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटा दिया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? वाह भाई वाह। बेटा प्रत्येक विषम में 2 घटाना है, प्रत्येक सम में 1 जोड़ना है, सम में 1 जोड़ना है, विषम में घटाना है 2। सम में 1 जोड़ना है, विषम में घटाना है 2। सम में 1 जोड़ना है, विषम में घटाना है 2। सम में 1 जोड़ना है, विषम में घटाना है 2। तो 8 और 1 9, 3 माइनस का 2 1, 2 और 1 3, 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 3, 2 और 1 3, 7 माइनस का 2 5, 6 और 1 7, 9 माइनस का 2 7। तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? ये नहीं आया, 3 आया है 1 से अधिक बार, 5 नहीं आया और 7 आया है 1 से अधिक बार। तो 2 ऐसे अंक हैं 3 और 7 जो 1 से अधिक बार आए हैं। 2 ऐसे अंक हैं जो 1 से अधिक बार आए हैं। चलिए साहब, हम्म, हाँ जी, ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाई साहब ये। हम्म, तुम्हें लग रहा होगा ये इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन है। अरे ये इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारे रीजनिंग का पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। रीजनिंग का पोजीशन बेस्ड, पहले इन 3 लेटर को डी ई ओ लिख दिया, तो कैसे लिखना है? डी ई ओ। तो आई ए एन नहीं है, गलत जवाब। आर यू ई नहीं है, गलत जवाब। ठीक है, आई एन नहीं है, गलत जवाब। ए सी एल नहीं है, गलत जवाब। ए सी सी है। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हुए, पता है कैसे? ये जो ओ है ना, हो सकता है ये जो ओ है वो ये वाली ओ है, यानी कि पहले इन्होंने ना इन 2 लेटर को उल्टा किया है, डी ई डी ई। इसका मतलब आई ए नहीं है, गलत जवाब, है ना। आर यू नहीं है, गलत जवाब। आई ए नहीं है, गलत जवाब। ए सी है सही जवाब, बस। बाकी तुम ना, सर ये भी गलत, जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये पोजीशन बेस्ड है ही नहीं, ये तो पोजीशन बेस्ड है ही नहीं सर। ये लेटर्स तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रीअरेंज्ड हो गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, क्योंकि कोई परफेक्ट पोजीशन बेस्ड यहाँ पे लगी नहीं रहा। इन लेटर्स को क्या किया गया है? इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज किया गया है, डी ई ओ ओ पी आर टी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और किस्मत हमारी इतनी अच्छी है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसमें है? इसमें तो नहीं था, ए सी 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 एल आई। हाँ, अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है, परफेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा ये नहीं है, क्योंकि एल पहले आ गया आई बाद में। ये भी नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, ये भी नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है, ए ई आई एन पी आर टी। तो है ना, वर्ड्स के लेटर्स को ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया था। हम सोच रहे थे ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे आधारित है, तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर आधारित नहीं था, क्योंकि परफेक्ट पोजीशन सेट नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने कोई लॉजिक सोचा, लॉजिक ढूंढ के निकला अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 दोस्त हैं, राम निवास, रमेश, राम सिंह और रमन। जानबूझ के सबका नाम रा से है, जानबूझ के, ताकि आप शॉर्ट फॉर्म में आर ना लिख पाओ। वो एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। वाह। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले, रामनिवास ने राम सिंह से ठीक
1 महीने पहले अपनी डिग्री प्राप्त की है। यानी कि राम सिंह है ना, सिंह साहब ने ठीक राम सिंह साहब से ठीक 1 दिन पहले निवास निवास ने अपनी डिग्री प्राप्त की है। राम निवास ने राम सिंह से ठीक 1 दिन पहले अपनी डिग्री प्राप्त की है। रमन ने रमेश के ठीक 1 महीने बाद, रमन ने रमेश के ठीक 1 महीने बाद, रमेश के ठीक 1 महीने बाद रमन ने अपनी डिग्री प्राप्त की है। वाह भाई वाह। रामनिवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की, सितंबर में। सितंबर में किसने डिग्री प्राप्त की है? निवास ने। सितंबर में निवास ने, तो फिर अक्टूबर में किसने की होगी? अक्टूबर में की होगी सिंह साहब ने। ठीक है। और रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की। रमन ने रामनिवास से पहले नहीं करी। बेटा निवास से पहले रमन नहीं आ सकता, निवास के बाद है। अब निवास के बाद तो सिंह साहब है। इसके बाद 2 महीने और बच रहे हैं, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि ये सारी कहानी एक ही वर्ष की है। और रमन निवास के बाद में आता है, तो कंफर्म रमन जो है नवंबर में तो नहीं आ सकता, क्योंकि रमन से पहले रमेश भी होगा। तो 100% जो रमन है वो दिसंबर में आएगा। और इससे पहले कौन आ जाएगा? इससे पहले आ जाएगा रमेश। रमेश ने किस महीने में अपनी डिग्री प्राप्त की है? रमेश ने किस महीने में अपनी डिग्री प्राप्त की है? नवंबर में। रमेश ने किस महीने में अपनी डिग्री प्राप्त की है? नवंबर में। नवंबर में। ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे भाई ये। और ये देख रहे हो क्वेश्चन किसका? ये पजल का क्वेश्चन है, पजल का। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। 8 मित्र हैं, 15 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। हम्म बेटा पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर तो रहा हूं, और तुम कह रहे हो कि सर उसका सोल्यूशन जो है ना, उसका जो सॉल्यूशन है वो हिंदी में भी दो। अरे भैया सॉल्यूशन तो पूरा वीडियो सॉल्यूशन में तुम्हें लाइव दे रहा हूँ आके। वो तो तुम्हें हिंट के लिए चाहिए, सॉल्यूशन तो मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, आंसर की भी दे रहा हूँ, जो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। उसके बाद भी आपको टेंशन हो रही है। 8 मित्र हैं जो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने मित्र हैं? ये 8 मित्र हैं। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका मुंह है केंद्र की तरफ। जबकि 8 मित्र हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ केंद्र के मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं। अच्छा वर्गाकार मेज है, गोलाकार नहीं है। अरे यार, मेज है वर्गाकार, गोलाकार नहीं है, वर्गाकार मेज है। 8 मित्र बैठे हैं, 4 तो बैठे हैं। हाँ यहाँ मत बनाओ, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो। 4 तो बैठे हैं कोनों पर, और 4 बैठे हैं, 4 बैठे हैं किनारों पर, 4 बैठे हैं बीच में, है ना। पहला पॉइंट है ए और सी दोनों विपरीत कोनों पर बैठे हैं। देखो ए और सी दोनों विपरीत कोनों पर बैठे हैं, तुम जहां मर्जी वहां ए और सी को बैठा दो अपनी मर्जी से। ए और सी दोनों विपरीत कोनों पर, पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं बेटा। क्लोज फॉर्म में पहले व्यक्ति को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हो। तो ए और सी है ना, दोनों विपरीत कोनों पर बैठे हैं। हमने ए को कोने पर बैठा दिया, इसके विपरीत कोने पर सी को बैठा दिया। एफ और डी विपरीत कोनों पर बैठे हैं, तो यहाँ पर एफ और डी आएंगे। लेकिन ये ध्यान सुनो, ए और एफ के बीच में केवल जी है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, दोनों पॉसिबिलिटी बना लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। दोनों पॉसिबिलिटी बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ए और सी दोनों विपरीत कोनों पर है, एफ और डी विपरीत कोनों पर है, तो बेटा एफ यहाँ भी आ सकता है और एफ यहाँ भी आ सकता है। और अगर एफ यहाँ है तो इसके विपरीत कोने पर डी है, और अगर एफ यहाँ है तो इसके विपरीत कोने पर डी है। तो 2 पॉसिबिलिटी थी, दोनों बना ली बिना टाइम वेस्ट किए। ए और एफ के बीच में केवल जी है, ए और एफ के बीच में कौन है? केवल जी है। ए और एफ के बीच में कौन है? केवल जी है। बहुत बढ़िया। ए और डी के बीच केवल बी है, ए और डी के बीच में कौन है? केवल बी है। ए और डी के बीच में कौन है? केवल बी है। अभी तक मेरी दोनों ही संभावनाएं बिल्कुल सही हैं। एच जो है सी के ठीक बाईं ओर है, सी के ठीक बाईं ओर कौन है? सी के ठीक बाईं ओर कौन है? बेटा सी के इमीडिएट लेफ्ट पे एच है, और सी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है? एच है। अभी तक मेरी दोनों ही पॉसिबिलिटी सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। जी एफ के ठीक दाएं है, एफ के ठीक दाईं ओर जी है। बहुत बढ़िया।
एफ के ठीक दाईं ओर जी नहीं आ सकता, तो ये संभावना गलत हो गई, ये संभावना गलत हो गई। ई जो है एच के दाएं से दूसरे स्थान पर, एच के इमीडिएट, एच के सेकेंड राइट पे कौन है, ई है। एच के दाईं ओर दूसरा कौन है, ई। डी सी के बाएं से दूसरा है, डी जो है सी के बाएं से दूसरा है, डी ई के बाएं से तीसरा है, डी जो है ई के बाएं से तीसरा है। इन दोनों पॉइंट का कोई खास मतलब है नहीं। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बेटा बी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, बी के बाईं ओर दूसरा कौन है, जी। तो कहने का मतलब यह है कि जब एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉसिबिलिटीज ध्यान रखनी है, तो आप लोगों को पॉसिबिलिटीज ध्यान रखनी है, समझ रहे हो, है ना। पॉसिबिलिटीज ध्यान रखनी है, तुरंत की तुरंत पॉसिबिलिटीज आपको बनानी पड़ेंगी। कितने प्रतीकों को ठीक बाद एक व्यंजन है और ठीक पहले एक स्वर आता है। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, है ना। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक वॉबल होना चाहिए और ठीक बाद में कौन, ठीक पहले वॉबल नहीं है, गलत जवाब। ठीक पहले वॉबल नहीं है, गलत। ठीक पहले वॉबल नहीं है, गलत। ठीक पहले वॉबल है और ठीक बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, गलत। ठीक पहले वॉबल 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 है और ठीक बाद में कॉन्सोनेंट है। पहला सिंबल काउंट हुआ, ठीक पहले वॉबल नहीं है, ठीक पहले वॉबल नहीं है, ठीक पहले वॉबल नहीं है, ठीक पहले वॉबल है, ठीक बाद। दूसरा कॉन्सोनेंट काउंट हुआ, ठीक पहले वॉबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे सिंबल है, एट द रेट और एंड, एट द रेट और एंड, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक व्यंजन है, ठीक पहले वॉबल, ठीक बाद में एक कॉन्सोनेंट है ना। चलिए साहब, गायत्री अपने घर से चलना शुरू करती है और दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलती है। दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलती है हंसते हुए, ला 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 ला। फिर वह दाईं ओर मुड़ती और 120 मीटर चलती है। इसका दायां हमारा बायां है और 120 मीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती और 100, अब दायां यानी कि ऊपर और 100 यानी कि बराबर की दूरी पर चलती है, ठीक है। और अंत में वह दाईं ओर मुड़ती और 180, दायां बेटा इधर मुड़ेगी और 180 यानी कि 120 120 तो बराबर हो गया और ये 60 और आगे निकल गया, 60 और आगे निकल गया। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो भैया शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, शुरुआती बिंदु से 60 मीटर। फटाफट से बताओ बेटा इनमें से कौन सा निष्कर्ष सत्य है, जी और डी। अगर मैं जी और डी की बात करूं तो बाबू यहाँ पे कहीं भी डी है ही नहीं, और जब यहाँ पे कहीं भी डी नहीं है तो ये दो कंक्लूजन तो वैसे ही गलत हो गए हैं। अगर मैं जी से टी की बात करता हूं तो डेफिनेटली ग्रेटर है तो जी इज ग्रेटर देन टी होगा, डेफिनेटली ग्रेटर है तो जी इज ग्रेटर देन टी होगा। हाँ जी, यदि माइनस को इनटू से बदल दिया जाए, माइनस को इनटू से तथा डिवाइड को प्लस से बदल दिया जाए, डिवाइड को प्लस से बदल दिया जाए, ठीक है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ माइनस इज इंटरचेंज विद इनटू, माइनस की जगह इनटू, इनटू की जगह माइनस, है ना। एंड डिवाइड इंटरचेंज विद प्लस, डिवाइड की जगह प्लस, डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड। अब बेटा इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करो विदाउट पेन एंड पेपर। आपको पता है डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ होता है, प्लस माइनस में से कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8/2 4, 9 चौक 36, प्लस माइनस में से कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 प्लस का 16 22, 22 माइनस का 4 18, 18 प्लस का 36 कितना होगा, 18 प्लस का 36 54, 54 माइनस का 7 कितना होगा, 54 माइनस का 7 कितना होगा, 54 माइनस का 7 कितना होगा, 47, है ना। 54 माइनस का 7 47। चलिए साहब जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो बेटा। एनालॉजी की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कराने लग रहे हैं। एनालॉजी की प्रैक्टिस हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बेसिस पे कराने भी लग रहे हैं। हाँ जी, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। क्या स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लग रहा, सीधा मल्टीप्लाई है। 8 दूनी 16 माइनस का 2 14, 12 दूनी 24 माइनस का 2 22, 21 दूनी 42, 42 माइनस का 2, 42 माइनस का 2 जी। यदि P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या है सर, A इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो P इंटू क्यू का अर्थ क्या है, P किसके पुत्र है, P क्यू के पुत्र है। अच्छा Q माइनस एस, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो Q माइनस क्यू किसकी पत्नी है, Q की शादी एस से करा दो, तो ये दोनों तो हो गए पति पत्नी और ये इनका बेटा हो गया। तो Q P का पिता है, Q पिता नहीं है, Q माता है।
पी क्यू की पुत्री है, पी पुत्री नहीं है, पी पुत्र है। एस पी का पिता है, ये बिल्कुल सही है, एस पी का पिता है। एस पत्नी नहीं है, एस पति है। चलिए साहब, जल्दी से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? हाँ जी, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। सर ऐसा नहीं लग रहा सर, ये 3 नंबर यूज करके चौथा नंबर बना होगा। उल्टा नहीं लिख दिया? उल्टा 4/3 की जो मैट्रिक्स होती है, ये 3 नंबर यूज करके चौथा नंबर, ये 3 नंबर यूज करके चौथा नंबर। हम्म, ऐसा नहीं लग रहा? हाँ, बताओ जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो सर। 90, 5 और 7, 26, 26, 26 आंसर दे रहे हो, बट लॉजिक क्या है? जल्दी से लॉजिक बताओ बेटा, जल्दी से लॉजिक बताओ। लॉजिक 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 क्या है? बाबू समझो ए सारे, हॉर्न पुकारे डाउ डाउ। सर इसका जो डिफरेंस है वो है 4 और 30 चौक 120। सर इसका डिफरेंस है 2 और, नहीं, इसका डिफरेंस है 2, नहीं 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 नहीं, ना 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 ना। उहुं, 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 नहीं 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 नहीं। डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है 20, और 6 × 20 120। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18। और 18 पंजे कितना होता है? 18 पंजे 90। तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा 20 आना चाहिए, ताकि 20 चौक 80 बन जाए। तो 20 और 6 26, है ना? इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। भाई इन दोनों के डिफरेंस को 5 से गुना, इन दोनों के डिफरेंस को 4 से गुना, इन दोनों के डिफरेंस को 6 से गुना कर दो। चलिए साहब, ओ भाई साहब, ये कौन सा क्वेश्चन है? डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग का नहीं, किसका क्वेश्चन है? ओनली कैंडिडेट सेकंड इज एलिजिबल। ओहो, हाँ, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, पढ़ो बेटा, इस जानकारी को पढ़ो ध्यान से और निर्णय लो बेटा। तुम्हारी क्षमता देखेंगे, तुम्हारी क्षमता कितनी है निर्णय लेने की। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? अमन नीट एग्जामिनेशन हैज लेड द फॉलोइंग कंडीशन टू क्वालिफाई फॉर द अपीयरेंस इन द नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन को अपीयर करने की कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या है? उम्मीदवार को जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान समूह में न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेड 12 उत्तीर्ण होना चाहिए। पहली कंडीशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 50% अंक होने चाहिए। एक काम करते हैं, हम उम्मीदवार 1 को देख लेते हैं। राम की जन्म तिथि 2001 है, तो क्या वो 17 वर्ष का पूरा हो गया? 31 मार्च 2018, 2001, बेटा 17 साल का अंतर है। बस दिक्कत ये है कि ये 31 मार्च को चाहिए, ये हुआ है मई में पैदा। बेटा ये मार्च के बाद हुआ है मई में, यानी कि ये पूरा 17 साल का हो नहीं पा रहा। तो जो उम्मीदवार 1 है ना, वो एज क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहा। उम्मीदवार 1 की एज क्वालिफाई नहीं हो पा रही, वो पूरा 17 वर्ष का हो ही नहीं पा रहा। अच्छा, उम्मीदवार 2 2000 से 2018, 18, हाँ ये 17 साल का पूरा है, इसकी एज क्वालिटी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, जिसने जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान में 60% अंक प्राप्त किए, यानी कि पहली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है? उम्मीदवार ने ग्रेड 12 में जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान का विकल्प चुना हो। हाँ तो उसने तो चुना ही है ना। उम्मीदवार को जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान के समूह में न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेड 2 उत्तीर्ण होना है। तो जिसने जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान में 60% अंक प्राप्त किए, हाँ, तो उम्मीदवार 2 एलिजिबल है। तो नीट की परीक्षा देने के लिए कौन पर्याप्त है? मतलब कौन एलिजिबल है? ओनली कैंडिडेट सेकंड इज एलिजिबल। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये था तुम्हारा दूसरा प्रैक्टिस सेट आरआरबी के लिए, रेलवे के लिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि सेशन आप लोगों का कैसा रहा, और, है ना? चलिए साहब, तो अब हम कल मुलाकात करेंगे ठीक शाम को 4 बजे। क्वेश्चन नंबर 29 में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर ये नंबर बन जाएगा 90, 80 और 120। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल। अब हम ठीक 5 बजे दोबारा से लाइव आएंगे।
है ना, अगले 5 मिनट के बाद अपने इसी चैनल पर, जहां हम एनालॉजी की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको टॉपिक वाइज। थैंक यू सो मच।